जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में सख्त निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को हवाई अड्डों और फ्लाइट में मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बाद DGCA ने सभी एयरलाइन से कहा है कि कोई भी यात्री जो कोविड नियमों का पालन नहीं करता और मास्क नहीं पहनता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले उतार दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और लगातार चूक करने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में रखना चाहिए। राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अलर्ट मोड में है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस, विपक्षी दल बीजेपी ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त को 2 दिन बाद राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंकाओं को लेकर पत्र लिखा है। प्रवर्तन निदेशालय को एक अलग लेटर में बीजेपी ने जांच का आग्रह करते हुए आधिकारिक मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और सांसदों के फोन टैपिंग का भी आरोप लगाया। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को करेंसी मार्केट में भारतीय रुपया ऐतिहासिक गिरावट के साथ बंद हुआ है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली को बात करें तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बिकवाली के चलते रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे की गिरावट के साथ अपने ऐतिहासिक निचले स्तर 77.73 रुपये पर गिरकर बंद हुआ है। बुधवार को $1 मुकाबले रुपया 77.71 के लेवल पर, तो इससे पहले 19 मई को 77.72 रुपये पर बंद हुआ था। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ED के सामने पेश होंगे क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा है कि हम कानून को मानने वाली पार्टी हैं, हम नियमों का अनुसरण करते हैं। अगर उन्हें तलब किया गया है तो निश्चित तौर पर वे जाएंगे, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हम बीजेपी की तरह नहीं है। हमें याद है जब अमित शाह 2002 से 2013 के दौरान भागते फिर रहे थे। खेड़ा ने कहा है कि हमें कोई घबराहट नहीं है। अगर आप NSC और PPF और सुकन्या समृद्धि योजनाओं जैसी बचत योजना में निवेश करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। RBI के एक बार फिर से 0.50% रेपो रेट बढ़ाने के फैसले के बाद जून के आखिरी इस बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाने का रास्ता साफ हो चुका है। एक महीने में RBI ने रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद माना जा रहा है सरकार की बचत योजनाओं पर 0.50 से लेकर 0.75% तक ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय हर तिमाही के शुरू होने से पहले बचत योजनाओं के ब्याज दरों की समीक्षा कर उसकी घोषणा करता है। भारत सरकार गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने के अपने फैसले में थोड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार करीब 12 लाख टन गेहूं के निर्यात की इजाजत दे सकती है। दरअसल 14 मई को सरकार ने अचानक गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला लिया था, जिसके बाद पोर्ट्स पर बड़ी मात्रा में गेहूं का कार्गो अटक गया है, जिसे निर्यात किया जाना था। तो ट्रकों में लोड किया हुआ गेहूं पोर्ट्स जाने के रास्ते में था। सरकार ने बैन के बाद भी 4.69 लाख टन गेहूं के निर्यात की इजाजत दी थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सीनियर बल्लेबाज और वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट को अलविदा कर दिया है। 1999 में महिला वनडे में डेब्यू करने वाली मिताली ने आज अपने 23 साल के इंटरनेशनल करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने मिताली राज के संन्यास के बारे में जानकारी देते हुए कहा, एक शानदार करियर का अंत हो गया है। आपको धन्यवाद मिताली राज, भारतीय क्रिकेट के आपके अपार योगदान के लिए धन्यवाद। मैदान में आपके नेतृत्व ने राष्ट्रीय महिला टीम का गौरव बढ़ाया है। मैदान में शानदार पारी के लिए बधाई और अगली पारी के लिए शुभकामनाएं। राज्यसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से कांग्रेस जादुई आंकड़े के तक पहुंचने का दिखाई दे रहा है और बीटीपी के साथ कांग्रेस ने नाराज चल रहे विधायकों को बाड़ेबंदी में पहुंचने से कांग्रेस आलाकमान संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जयपुर रवाना होने से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत के साथ ही इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा है कि बीजेपी की ओर से विधायकों के तोड़ने की हरकत लोकतंत्र के लिए खतरा है। गहलोत ने स्पष्ट किया है कि जब सरकार पर संकट था तब यह सभी विधायक उनके साथ खड़े थे, ऐसे में अब यह विधायक कांग्रेस का कैसे साथ छोड़ सकते हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने बुधवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की वार्जी ठुकरा दी, जिसमें उन्होंने भाजपा विधायक मुकुल राय को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। बनर्जी ने मामले पर अपना पिछला फैसला बरकरार रखते हुए कहा है कि उन्हें याचिकाकर्ता की दलीलों में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के पूर्व का आदेश 11 अप्रैल को खारिज कर दिया था और मामला नए सिरे से विचार के लिए अध्यक्ष के पास भेज दिया था। आधिकारिक ने बदल कर आधार पर मुकुल राय को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। बनर्जी ने कहा, मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत पहले के फैसलों पर विस्तार से चर्चा भी की है। बिहार कांग्रेस ने 24 घंटे के अंदर पैतरा बदलकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया था कि एमएलसी चुनाव में कांग्रेस खेल बिगाड़ने की तैयारी में है, लेकिन 24 घंटे में ही पार्टी ने राहत वाला बयान देकर एक साथ लालू और नीतीश दोनों को खुश कर दिया है। बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने कहा था, पार्टी परिषद चुनाव में एक उम्मीदवार उतार सकती है, इसके लिए पार्टी के अंदर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी के इस बयान के बाद लग रहा था कि अगर कांग्रेस परिषद चुनाव में उम्मीदवार देती है तो मतदान की नौबत आ जाएगी। मतदान की नौबत आएगी तो क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा था। यही नहीं, हम और एमआईएम के विधायक की पूछ भी बढ़ रही थी। रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा के कार्यकर्ताओं ने आगामी 23 जून को मतदान के दौरान नोटा का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। कांग्रेस और बसपा ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है और न ही किसी प्रत्याशी को समर्थन दिया है। ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों ने दूसरे दल के प्रत्याशी को वोट देने के बजाय नोटा का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से पूर्व एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी प्रत्याशी है, जबकि सपा ने अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य एवं सपा नगराध्यक्ष असीम रजा को चुनाव मैदान में उतारा है। इनके अलावा 7 अन्य प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही साफ कर दिया था कि उपचुनाव में बसपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। रेलवे का सफर अधिक आरामदायक होता है। कोविड-19 महामारी के बाद बहुत से लोग अब रेलवे के ऑनलाइन सुविधा को उपयोग करने लगे हैं। इसमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस व सीधे रेलवे से खाना मंगवाना आदि चीजें शामिल है। लेकिन इसके अलावा हम आपको एक ऐसी सुविधा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसका उपयोग करने पर कभी भी ट्रेन नहीं मिस होगा और ना ही रात में सफर के दौरान स्टेशन छूटेगा। यह सुविधा आपको पहले ही अलर्ट कर देगी। जी हाँ, आपको बता दें कि सुविधा का उपयोग करें और जब आप रेलवे को यात्रा करते हैं तो गंतव्य अलर्ट कैसे सेट करें ताकि आपका स्टेशन ना मिस हो। सबसे खास बात है कि इसे सेट करने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती है। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कैबिनेट ने 8 जून को खरीफ के 17 फसलों पर सत्र 2022 से 23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने धान के एमएसपी को 100 रुपये बढ़ाकर 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही कई फसलों की एमएसपी पर बढ़ोतरी कर दी है। खरीफ के फसलों पर एमएसपी बढ़ने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में उच्चतम पूर्ण बढ़ोतरी की सिफारिश तिल 527 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग और 480 रुपये प्रति क्विंटल और सूरजमुखी की बीज 385 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई थी। इसके अलावा धान की ए ग्रेड का समर्थन मूल्य 1960 रुपये से बढ़ाकर 2060 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा है कि जिस राज्य में सरकार सतर्क है और विभिन्न धार्मिक समुदाय के सदस्य शांति से रहते हैं वहां धर्मांतरण विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसे किसी कानून की जरूरत नहीं है। बिहार में सभी धर्मों के लोग आपसी सद्भाव से रहते हैं और इस मुद्दे को लेकर कोई खास मामले बिहार में सामने नहीं जो इसके लिए कानून बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार यहाँ हमेशा सतर्क रही है और सभी लोग चाहे वो किसी भी धार्मिक समूह के हो शांति से रहते हैं, इसलिए यहाँ इस तरह के कदम की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2710 नए मामले सामने आए, जो करीब 4 महीने में सबसे ज्यादा दैनिक मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब 10,000 के करीब पहुंच गई। हालांकि महामारी से किसी और मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मरीजों के बाद राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 78,98,815 हो गई है और इसी तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोना और चांदी दोनों कीमती धातुएं तेजी के दायरे में कारोबार करती नजर आई है। सोना यहां मामूली तेजी के साथ बंद हुआ, वहीं चांदी में 130 रुपये से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार बंद हुआ। अंतर्राज्यीय बाजार में सोना और चांदी उतार चढ़ाव भरे ट्रेड पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 30 रुपये की तेजी के साथ 50,818 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इससे पिछले कारोबारी सेशन में सोना 50,788 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था
और इसी के साथ चांदी की कीमत भी 133 रुपये बढ़कर 61,717 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले कारोबारी सेशन में चांदी 61,584 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।